हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी मध्य प्रदेश वर्ग एक के लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि 2023 के हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले लगभग 100 क्वेश्चन तक, यानी कि कितने ज्योग्राफी के 30 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक अप्रॉक्स कवर किया था। ठीक है, आज हम लोग लास्ट जो 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको करेंगे, जो कि पार्ट 2 है। तो अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी का सारा सिलेबस हम खुद आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है 101। ठीक है, 101 जो कि हम लोगों ने इससे पहले, आपको पता है, 100 क्वेश्चन कवर किया है। आज हमारा 101 क्वेश्चन है। प्रेक्षणों की सम संख्या के मामले में माध्यमिका गणना कैसे की जाती है। हमने एंडिंग में भी जब लास्ट टाइम कराया था तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन ही थे। ठीक है, और अभी भी वो सीरीज जारी है। प्रेक्षकों की संख्या सम संख्या के मामले में माध्यमिका की गणना कैसे की जाती है। तो मध्य घाटियों का औसत। अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा जब तक आप अच्छे से सांख्यिकी चैप्टर नहीं कवर कर लेते, जब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप सांख्यिकी चैप्टर जरूर करते रहिए। कुछ यूनिट आप खुद से भी करते रहिए, बाकी यूनिट्स हम खुद कराएंगे, अभी तो है समय। ठीक है, तो मध्य घाटियों का औसत याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है। 102 कहता है भारतीय मौसम मानचित्र में वायु दाब को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो मौसम है उसके आधार पर वायु दाब, एयर प्रेशर को किस अनुसार जो है दर्शाया जाता है। तो आइसो बार के थ्रू दर्शाया जाता है। इसको हम कहते हैं समताप रेखा। ठीक है, समताप रेखा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समताप रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो स्थलाकृतिक मानचित्र है वह सर्वे ऑफ इंडिया, यानी सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू जो है बनाया जाता है। ठीक है, अगर कोई उसमें घटाना या बढ़ाना हो, जैसे अभी आपको पता है इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा जो था, यानी लद्दाख वाला जो हिस्सा था ऊपर, जम्मू कश्मीर वाला, तो पहले जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर एक हुआ करते थे पहले, लेकिन अब जो है ऐसे हो गया, इधर लद्दाख और इधर जम्मू। ठीक है, तो उसके थोड़े से मैपिंग में चेंजेस हुए हैं। किसने किया है? सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 104, निकट समदाब रेखाओं के कारण भारतीय मौसम मानचित्र में दाब प्रवणता किस दिशा में बढ़ती हुई मानी जाती है। तो समदाब रेखाओं के कारण भारतीय मौसम मानचित्र में पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर या फिर उत्तर से दक्षिण, तो ये जो दिशा मानी जाती है ये आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, निकट समदाब रेखाओं का भारतीय मौसम जो आपको दाब दिखाई देगा ना, वो भारत में आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित कौन सा आर्थिक मानचित्र का प्रकार नहीं है। आर्थिक मानचित्र यानी इकोनॉमिकल मैपिंग का पार्ट नहीं है। कृषि जो है खनिज है, सम दुबाहु नक्शा जो है ये इसमें नहीं आएगा। आइसोगोनिक नक्शा जो है ये आर्थिक में नहीं आता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है। 106, प्रवाह मानचित्र में रेखाओं की चौड़ाई या पैमाने किसके समानुपाती होते हैं। तो यह जो होते हैं वैल्यू, कीमत। ठीक है, कीमत के समानुपाती माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है। 107, तापमान उच्चावाच और वर्षा जैसी प्राकृतिक घटनाओं को दर्शाने के लिए कौन से मानचित्र सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। तो ये सबसे बढ़िया मानचित्र माने जाते हैं आइसोथ्लेप्थ। ठीक है, आइसोथ्लेप्थ मानचित्र को सबसे बढ़िया, जो कि तापमान उच्चावाच वर्षा जैसी घटनाओं को दर्शाता है। ठीक है, मैपिंग का ये पूरा चैप्टर है, मैपिंग पढ़ाएंगे आपको। देन है क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा पैमाने का प्रकार नहीं, यानी जो गलत है वही सही होगा, गलत को हमें ढूंढना है। कौन कौन से पैमाने का प्रकार नहीं, यानी लीनियर स्केल कौन कौन सा नहीं है। डायगोनल लीनियर स्केल में आता है, कॉम्परेटिव ये भी आता है, वर्बल
ये जो है नहीं आता है, ठीक है ना। यह लीनियर स्केल में नहीं, ये मौखिक है ना, तो किसी आधार पर ऐसे मापा नहीं जा सकता है, तो वर्बल जो है नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है, वर्ष 2021 में किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बना है, ठीक है ना। ये भारत, आपको पढ़ाए हैं, देखिए आपको एनसीईआरटी क्लास 7th में जब परिवहन पढ़ा रहे थे, आई थिंक चैप्टर 7 ही है, अभी हाल ही में जो लास्ट चैप्टर हुआ था चैप्टर 7, उसी में मैंने सड़क नेटवर्क वाले सेक्शन में पढ़ाया था कि भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में शामिल है, ठीक है। डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जो लोग समुदाय अर्थशास्त्र, संस्कृति और उनके संबंध का अध्ययन करके पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत के अध्ययन से संबंध रखते हैं, वह किस में आएंगे, वो आएंगे ह्यूमन भूगोल यानी मानव, यानी कि हमारे इंडिया में कोई भी समुदाय है, कोई भी लोग है, उनकी अर्थशास्त्र, उनकी संस्कृति, ये सबका संबंध होता है, वही ह्यूमन भूगोल कहलाता है, मानव भूगोल, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है मानव भूगोल, जिसमें आप विश्व की जनसंख्या, मानव विकास और अधिवास को पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है, मानव भूगोल को अस्थिर मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो है इसी सैंपल, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी सैंपल कहते हैं कि मानव भूगोल को अस्थिर मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों के अध्ययन के रूप में इन्होंने परिभाषित किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है, डिकेन्स के अनुसार SN और पिट्स FR मानव भूगोल को किस, मतलब ये जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना मानव भूगोल के हैं, ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन से लिख लीजिएगा। डिकेन्स के अनुसार कहा गया है कि SN और पिट्स FR और मतलब ये तीन लोग थे, इनके अनुसार कहा गया है कि मानव भूगोल को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, एकदम एग्जैक्ट परिभाषा पूछा है। तो ये जो है मनुष्य और उसके काम के अध्ययन के आधार पर जो है बांट सकते हैं कि ये मानव हो, उस मनुष्य किस कैटेगरी में आता है और उसका कार्य कैसा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 113, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा भाग मौजूद है, बुंदेलखंड का पता, MP, वेरी इंपॉर्टेंट, MP ज्योग्राफी बहुत ही जल्द आपके सामने स्टार्ट हो जाएंगी, बस NCERT वाली सीरीज जो है थोड़ी सी आधी हो जाए तो उसके बाद हम दूसरा सेक्शन भी स्टार्ट कर सके। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा भाग मौजूद है, तो बुंदेलखंड का पठार। जब आप MP को देखेंगे, MP कुछ इस तरीके की, तो आप देखेंगे इधर मध्य भारत का पठार ऊपर की तरफ आता है, यहाँ पे MP का इस वाले हिस्से में आपको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। तो आप एग्जैक्ट पहले MP का मैपिंग कर लें, ये आपको कुछ MP ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, ये कुछ हिस्सा MP का, ये वाला हिस्सा जो है ईस्ट कहलाता है, या ईस्ट यानी पूर्वी हिस्सा कहलाएगा, ये वाला वेस्ट कहलाएगा, पश्चिम हिस्सा ऊपर वाला नॉर्थ कहलाएगा मध्य भारत का पठार, और ये झाबुआ, मतलब ये झाबुआ बोले ऊपर का हिस्सा भिंड मुरैना वाला, नेक्स्ट ये साउथ वाला हिस्सा दक्षिण। तो मध्य प्रदेश का ये जो पूर्वी भाग है ना, यहाँ पे आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड, आप नीचे कमेंट बताइएगा आप कौन से MP के कौन से क्षेत्र से हैं, ठीक है। हम तो सिंगरौली से हैं, ठीक है, जो कि सिंगरौली एग्जैक्टली यहाँ पे पड़ता है, सिंगरौली बैठन से, आप लोग बताइए कहाँ से हैं, ठीक है। और तो आप देखिए जो मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र है, इसको कहते हैं बुंदेलखंड का पठार, यहीं पे आता है। आप इधर देखेंगे मालवा का पठार मिलेगा, इधर मध्य भारत का पठार मिलेगा। तो यह जो इसने पूछा है मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग कौन सा है, तो पूर्वी भाग ये वाला आता है जिसको हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश से ही क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा अमान्य है, मतलब जो गलत है उसको, जो मान्य है वो नहीं, जो गलत है इनवैलिड है उसको हमें बताना है, उसकी भौगोलिक स्थिति, ठीक है, क्या यानी कि उत्तरी अक्षांश और देशांतर को हमें बताना है। तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांश और देशांतर है ना, वो 74 डिग्री 82 मतलब 74 और 82 डिग्री 47 पूर्वी अक्षांश है, 21/6 से लेकर 26/54। आप इस तरीके से नंबरिंग याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है 74 82 47, 74 82 47, और आपको देशांतर याद रखना है तो 21 6 26
54। इस तरीके से नंबर 2-3 बार पढ़ के याद कर लीजिए, बाकी ऐसे याद नहीं होगा। 74 82, 74 82 47, 74 82 47, 21, ठीक है ना, 21 6 21 62 54 है। 74 82 47 21 62 54, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का ये अक्षांश है और ये जो है देशांतर है। ये आपका करेक्शन ऊपर वाला, मतलब सॉरी ऊपर वाला गलत है, हमने जो गलत है उसी को करना था। तो ये जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके जो मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो आता है ना वो आपका आता है, इसका जो मध्य प्रदेश का अक्षांश आता है वो 21 26 से स्टार्ट होता है, 21 6 से स्टार्ट होगा और 26 30 तक जाता है। ये क्या 26 30 तक जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा अक्षांश, और इसने दिया है 74 82, जो कि गलत है, ठीक है ना। 21 6 से लेके 26 तक ये मध्य प्रदेश का आपका क्या है, अक्षांश है। और देशांतर आता है पता है क्या, 74 9, 74 डिग्री 9 से लेकर के 82 डिग्री 48 तक जो है आपका आता है क्या, देशांतर। तो ये नंबर आपको याद रखना, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे भी गलत दिया हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन हमें गलत ही करेक्ट करना था, तो पहला गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार होता है 21 6 से लेके 26 30, 21 6 से लेके 26 30, और जो देशांतरी विस्तार है वो 74 9 से लेके 82 48। आप नंबर के अकॉर्डिंग जो है इसको करेक्ट कर सकते, मतलब याद रख सकते हैं। 21 62 630, 74 98 248, इस तरीके से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। 21 6 से लेके 26 30, अक्षांशीय विस्तार 21 6 से लेके 26 30, और देशांतर विस्तार 74 9 से लेके 82 डिग्री 48 तक है, ठीक है। उसके अलावा पहला तो ऑप्शन गलत है जो इसमें दिया हुआ है। उसके अलावा और कौन कौन सा मध्य प्रदेश के बारे में सही है, यह ऊपर में उत्तरी गंगा के मैदानों से घिरा हुआ है, बिल्कुल अच्छी तरीके से घिरा हुआ है। यह राज्य स्थलबंध है और किसी भी बिंदु पर समुद्र 300 किलोमीटर की दूर, मतलब कि आप हमारा जो मध्य प्रदेश देखेंगे ना, तो मध्य प्रदेश आप देखेंगे तो चारों तरफ कहीं ना कोई स्टेट है, ठीक है, कोई ना कोई स्टेट है, मतलब यह डायरेक्ट समुद्र से सीमा नहीं बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये जो है राज्य पूर्व पश्चिम में विंध्य सतपुड़ा मैकाल पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बिल्कुल घिरा हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे हमारा जो मध्य प्रदेश है इस तरीके से, तो बीच में एकदम से सतपुड़ा माउंटेन आ रहा है, ठीक है ना, मैकाल अमरकंटक जिसमें 3 श्रेणियाँ आएंगी, विंध्य माउंटेन है, ये सब कुछ हम आपको मध्य प्रदेश में पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैपिंग के अकॉर्डिंग, ओके। अब देखिए बात करते हैं मध्य प्रदेश में उच्चतम बिंदु के रूप में किसे चिन्हित किया गया है। सब मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु कौन है, तो धूपगढ़ की चोटी, ठीक है ना, धूपगढ़ की चोटी जो है सबसे उच्चतम बिंदु पे मानी जाती है। धूपगढ़, कौन सी चोटी, धूपगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश से कौन सा है, नेक्स्ट है पूर्वी पठार के संबंध में बताना। पूर्वी पठार यानी पूर्व की तरह जो पठार है उसके बारे में बताना है, जिसको हम सीधी जिले में बघेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। पूरा बघेलखंड का पठार को ही हम पूर्वी, क्योंकि जब आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है इसी को कहते हैं बघेलखंड का पठार, ठीक है, इसी को पूर्वी पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेल, आपको 2 पठार देखने को मिलेंगे पूर्व में, एक बघेलखंड का और एक बुंदेलखंड का, दोनों ही इधर ही मिलेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा फसल क्षेत्र सीमित है जहां काली मिट्टी का प्रकार मौजूद है, तो पता है चावल, चावल जो राइस जोन है सबसे ज़्यादा आपको काली मिट्टी में आपको सबसे अच्छा क्षेत्र चावल का ही मिलेगा। धान की खेती बढ़िया होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो देखिए जब एग्ज़ाम, अभी तो प्रेजेंट में 11 हैं, अभी 11 हैं प्रेजेंट में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आसपास का ऑप्शन 10 दिया है तो 10 होगा, बट अभी प्रेजेंट में 11 है नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में कितने टोटल नेशनल पार्क है, 11, याद रखना है आपको, ओके। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है, मध्य प्रदेश विशेष जनजातीय आबादी के मामले में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान रखता है, तो 3rd स्थान रखता है। कौन सा स्थान, 3rd स्थान रखता है, ठीक है ना, मतलब विशेष जनजातीय आबादी में हम पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आबादी जो है 3रे स्थान पर मध्य प्रदेश में आती है, याद रखिएगा। एक सेकेंड, सॉरी फर्स्ट होगा, फर्स्ट,
ठीक है, क्या होगा फर्स्ट, क्योंकि इसने जनजाति बोला है। वैसे आबादी अगर सिर्फ होता है तो, लेकिन इसने जनजाति, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनजाति होती है ना वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, खासकर बैगा हो गया, ठीक है ना, और गोंड हो गया, ये सारी, मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो जनजाति कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इसलिए फर्स्ट आता है। ये मैंने जनजाति नहीं देखा था, तो आबादी बस देखा, पूरी जनजाति। वैसे आबादी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूपी में है, नॉर्मल आबादी। लेकिन जनजाति आबादी अगर पूछे, अगर ये पूछ दे कि जनसंख्या, भारत में जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, तो आपको यूपी लगाना है, ठीक है ना, यूपी। ओके, अगर पूछ दे जनजाति आबादी कहाँ है तो आपको क्या लगाना है, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान। क्वेश्चन नंबर 120, हिमालय पर्वत श्रृंखला सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक किस दिशा से चलती है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखेंगे हमारे भारत को, यह इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना हुआ है। ये हमारा भारत है, हाँ ये सिक्किम है, ये पूर्वी भारत है, ठीक है। सपोज दैट हिमालय हमारा आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है नंगा पर्वत से लेकर के नंगा पर्वत तक, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा यहाँ तक पूरा स्टार्ट होता है। ये ऐसे ट्रेन श्रृंखलाएं होती हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय यहाँ पे है, और फिर ये श्रृंखलाएं ऐसे नीचे मुड़ जाती हैं। तो इसने बोला हिमालय पर्वत श्रृंखला सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक किस नदी पे है? सिंधु रिवर, सिंधु यहाँ से निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, ये देखिए, तो ब्रह्मपुत्र है, ये ऐसे जाती है और ये ऐसे यहाँ पे आके अपना जल गिराती है। सिंधु रिवर ये ऐसे क्रॉस करते हुए भारत से पाकिस्तान की तरफ जाती है, और फिर इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं जो यहाँ मिठानकोट पाकिस्तान में मिल जाती है। तो इसकी दिशा बतानी है, तो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक किस दिशा में चलती है, मतलब हिमालय पर्वत जो है ये मान लीजिए सिंधु रिवर हो गया, ये मान लीजिए सिंधु रिवर हो गया, और ये ब्रह्मपुत्र हो गया। तो हिमालय किस दिशा में जाता है? सिंधु से आप देखेंगे तो सिंधु पश्चिम में है, पश्चिम में दिखाई दे रहा है, पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ, इधर पूर्व है ना, तो आपका हिमालय पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है, यानी वेस्ट टू ईस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 121, हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में कितनी समानांतर रेखाएं हैं? 3, यानी वही हिमालय से प्रश्न था, फिर से हम मैपिंग बनाते हैं। ये आप देखिए, ये हमारा भारत का मैप है, जो कि सिर्फ हम ऊपर वाले हिस्से की ज़रूरत है तो ऊपर वाला बना रहे हैं, ठीक है। ये जो है आप देखिए हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां। सबसे पहला होता है वृहद हिमालय, ठीक है ना, ये पूरा है आपका क्या, वृहद हिमालय। देन दूसरा आएगा मध्य हिमालय, उसके नीचे आता है लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय भी इसको कहा जाता है। मतलब सबसे बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय बीच वाले कहते हैं, नीचे वाले को शिवालिक। कितनी श्रेणियां आएंगी? 3 श्रेणियां। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, और एक दूसरे के समानांतर ही होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवालिक हिमालय के बारे में अमान्य है, यानी कि जो गलत है शिवालिक हिमालय के बारे में, उसको बताना है, ठीक है। तो इसमें से जो इसमें चौड़ी और उथली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ जो कि गलत है, ठीक है। गोलाकार पहाड़ियाँ इसमें नहीं होती, क्योंकि ये सभी जब आप हिमालय को देखेंगे तो ऐसे समानांतर होती हैं एक दूसरे के, और ये चौड़ी बिल्कुल नहीं होती। तो डी वाला गलत है। बाकी और क्या क्या चीज़ें सही हैं इसके बारे में देख लेते हैं। मुख्य हिमालय श्रृंखलाओं की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा बना है, बिल्कुल सही है। ये घाटियाँ मोटी बजरी और जलोढ़ से ढकी हुई हैं। दूनद्वार इसी हिमालय पर स्थित है, ठीक है। ये आप देखिए, अगर आपका हिमालय चैप्टर कवर्ड नहीं है तो मैंने पूरा बोर्ड पे क्लासेस लिया हुआ है पूरे हिमालय का, ठीक है। वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, आप वहाँ पे जाइए, प्ले लिस्ट में ज्योग्राफी की जाइए, इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल में, वहाँ पे जाके बिल्कुल अपना हिमालय चैप्टर कवर कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन से? वेरी 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 इजी, हिमालय, ठीक है ना। और जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो 6000 मीटर ऊंचा है, जिसमें से आप देखेंगे तो 4500 मीटर तक पूरा पूरा बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
दक्कन के पठार में कौन सी पहाड़ियाँ दक्षिण में पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ती हैं? तो दक्कन के पठार की कौन सी पहाड़ी है जो दक्षिण में पूर्वी घाट को, दक्कन का पठार, हम दक्कन का पठार यानी नीचे वाला हिस्सा भारत का, तो ये आपका भारत का नीचे वाला हिस्सा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी पहाड़ी दक्षिण और पश्चिम पूर्वी पर्वत है, यानी इधर वाला आपका हो गया पश्चिमी पर्वत और इधर वाला हो गया पूर्वी पर्वत, और ये किसको, यहाँ पे आपको नीलगिरी माउंटेन मिलेगा, तो नीलगिरी जो है जोड़ता है, इधर से आपका पश्चिमी पर्वत, इधर से पूर्वी पर्वत, ये दोनों नीलगिरी में जुड़ते हैं। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। पहाड़ निम्नलिखित में से कौन सा मालाबार तट का हिस्सा है? ठीक है, पहले तो आप तट भी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो तट भी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। देखिए, अब पहले हमने दक्षिण भारत के तटों को देखा था, कोंकण, कन्नड़, यहाँ पे आपको मिलेगा मालाबार तट जो कि केरला के तट में आता है, मतलब केरला जो स्टेट है उसी का जो किनारा है वो मालाबार तट में आता है। तो यह कहाँ से स्टार्ट होता है? मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा मालाबार तट आता है। तो मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, तो वो है हमारा इंडियन डेजर्ट। दुनिया का दूसरा पूछा है, पहला नहीं पूछा है, दूसरा, तो ये है इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की उपनदी नहीं है? मतलब कि कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? दिहांग तो आती है, लोहित आती है, कोशी इसकी नहीं क्योंकि ये गंगा की है। ये जो कोशी नदी है ना वो गंगा की सहायक है, और कोशी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोशी नदी को, क्योंकि जब कोशी नदी प्रवेश करती है तो बाढ़ का कारण बनती है। मेघना भी सहायक है। क्वेश्चन नंबर 128 क्या बोल रहा है? प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली की कौन सी नदी पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर बहती है? मतलब कि पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर बहती है, तो ये कावेरी नदी है, ठीक है ना। जो कावेरी रिवर, नहीं कावेरी नहीं, आप और नदियाँ पहले ऑप्शन, ये पहले आप समझ लीजिए पश्चिम दिशा क्या बोल रहा है। आप देखिए, भारत में ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व की तरफ गिरती हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जो भी है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी नदियाँ, और कुछ आपको महानदी इधर मिलेगी, ये सभी नदियाँ पश्चिम से निकल के पूर्व की तरफ गिरती है। लेकिन मध्य प्रदेश की दो ऐसी नदियाँ हैं जो कि आपको दिखाई देगी किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से निकलते हुए पश्चिम की ओर गिरती है, और एक का नाम है ताप्ती और नर्मदा। देखते हैं ये दोनों ऑप्शन में है या नहीं है। तो महानदी नर्मदा, हाँ नर्मदा बिल्कुल ऑप्शन में है, इसका डी हो जाएगा नर्मदा, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाकी महानदी कावेरी और ये सब जो है पूर्व की तरफ गिरती हैं। चावल उगाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति कौन सी मानी जाती है? तो गर्म और आर्द्र स्थिति, गर्म स्थान चाहिए और आर्द्र स्थिति चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की सड़कों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है? पक्की सड़क के लिए ईंटों का होता है, यस। सैंड, बालू का नहीं होता है, बालू का इस्तेमाल पक्की सड़कों के लिए नहीं किया जाता है, यानी रेत का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता है। कंक्रीट चारकोल का होता है। उस राजमार्ग की पहचान करें जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। बहुत बहुत आसान प्रश्न है इधर वाले, ठीक है। उस राजमार्ग की पहचान करें जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो श्रीनगर जब आप देखेंगे, पहले भारत का ये वाला हिस्सा देख लीजिए, ऊपर का जम्मू कश्मीर, और ये वाला सपोज दैट ये आपका इंडिया है, सपोज दैट, एग्जैक्ट वैसे नहीं है। इधर वाला जो हिस्सा आप देखेंगे, इधर जम्मू कश्मीर, इधर कन्याकुमारी, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यह पूरा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ये आपका हाईवे बनता है, ठीक है ना। उत्तर दक्षिण गलियारा इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन दो स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि जलमार्ग 1 किन दो स्थानों को जोड़ता है? ठीक है, समझिएगा। सदिया से धुबरी, ये इलाहाबाद से हल्दिया को। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है किसको जोड़ता है? तो ये आपको जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया,
इलाहाबाद से हल्दिया, याद रखिएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना, इलाहाबाद से हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, लाल मिट्टी का रंग लाल। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, यकीन मानिए, बहुत अच्छा, बस थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लीजिए, दैट्स इट। बहुत 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 अच्छी तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई हो सकता है। बहुत आसान प्रश्न आ रहे हैं। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड किसके कारण से होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, याद रखिए, किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा, हमें जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, गलत की पहचान करनी है। हिमालय की चट्टानें मूल सामग्री से बनती हैं, बिल्कुल ये सही है, मतलब ये जो है ना सही है। हमें गलत की पहचान करनी है। नाइट्रोजन आमतौर पर उच्च होता है जबकि पोटाश पर्याप्त होता है, जो कि ये गलत है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में सही नहीं है। सही चीज़ों को देखते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी है हिमालय की चट्टानों से मिलकर तैयार होती है। कंकड़ और बजरी मिट्टी दुर्लभ है। ठीक है, मिट्टी अपनी दामोट प्रकृति के कारण झरझरा जाती है, इसलिए जलोढ़ बनती है, बिल्कुल बी आंसर होगा 135। ठीक है, विश्व का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? 9वां देखिए, आपको पूरी यानी 1 से लेकर 10 तक आपको मरुस्थल यानी डेजर्ट याद करने होंगे। सहारा डेजर्ट है, आर्कटिक मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल है, तो कालाहारी डेजर्ट। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कौन सा? भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इंडियन डेजर्ट। विश्व का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इंडियन डेजर्ट, इंडियन मरुस्थल। अब देखिए, चूना पत्थर और अभ्रक किस प्रकार के खनिज के उदाहरण माने गए हैं? तो लौह, चूना पत्थर और अभ्रक जो है ना, यह आपका इसका नॉन मेटेलिक अधातु, नॉन मेटेलिक यानी अधातु बोले या गैर धातु बोले, इसी से मिलकर तैयार होते हैं। चूना पत्थर और अभ्रक नॉन मेटेलिक, गैर धातु या अधातु भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, किस प्रकार के खनन और गहराई में स्थित खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए गहरे छेद किए जाते हैं? ठीक है, तो किस प्रकार के खनन के लिए? दास्ता खनन यानी साफ्ट माइनिंग, मतलब बहुत से, अगर हमें अंदर गहराई तक जाना है तो दास्ता खनन का इस्तेमाल किया जाता है। 138 क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा असर्शन रीजन है, अच्छे प्रश्न बनते हैं इससे। कथन है, ओपल जैसी चट्टान लीनाराइट नीले रंग की दिखाई देती है, यह नीला रंग तांबे की उपस्थिति के कारण बनता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है, और पहले जो है दूसरे की व्याख्या करते हैं, यानी इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ओपल जो मिट्टी होती, जो चट्टानें होती है, लीनाराइट नीले रंग की दिखाई देगी, जो ओपल चट्टानें होगी ब्लू कलर की दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि यह नीला रंग तांबे की स्थिति के कारण बनता है, तांबे की उपस्थिति के कारण। तो पहला ही ऑप्शन सही है। कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है? ठीक है, तो एशिया। एशिया विश्व से मतलब आधे से अधिक टीन का उत्पादन करने वाला हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट 140 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस राज्य में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो आप याद रखिए उत्तर प्रदेश। गन्ना गन्ना आ जाए तो आपको उत्तर प्रदेश लगाना है। किस राज्य में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो आपको उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाँ, उत्तर प्रदेश लगाना है, ना कि राजस्थान। यूपी। देन क्वेश्चन नंबर 141, बस आखिरी 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कौन सा एक साधारण उपकरण जो धीरे धीरे पानी की एक सीमित मात्रा का वितरण करता है और पूरी तरह से हाथ धोने की सुविधा देता है? तो हमारा टैप यानी नल, वही नल का इस्तेमाल करते हैं ना, सबसे आसान तरीका नल ही होता है। ठीक है, 142 क्वेश्चन नंबर 142, किस प्रकार की कृषि में वनस्पति आमतौर पर आग से साफ हो जाती है और राख मिट्टी की उर्वरता में जुड़ जाती है? तो वह कौन सी कृषि होती है? तो वो होती है कृषि को काटो और जलाओ। मतलब कि अगर कृषि को काट के और जला देंगे तो उसमें जो और भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ जल जाएंगी और आग से वो साफ हो जाता है और फिर राख मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ा देता है। ठीक है ना। 143
क्वेश्चन नंबर 143, गहन निर्वहन कृषि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाई जाती है? तो मानसून एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गहन निर्वाह खेती, मतलब कि अपने लिए जीवन यापन के लिए जो है खेती का इस्तेमाल किया जाता है, तो मानसूनी एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता अंगूर की खेती। सबसे ज़्यादा क्या होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में? अंगूर की खेती होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 145 क्वेश्चन नंबर, नीदरलैंड निम्नलिखित में से किस विकल्प को उगाने में माहिर है? तो फल, ठीक है ना, मतलब फूल फ्लावर यानी नीदरलैंड। सबसे ज़्यादा फूल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? नीदरलैंड में। फूलों के लिए फेमस है नीदरलैंड। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 146 क्वेश्चन नंबर, ये सारे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बन रहे हैं। कृषि की पिछली पद्धति की क्षमता को सुधारने के लिए कोल खोज को किस देश में पेश किया गया है? तो यह जो है सोवियत यूनियन में जो है पेश किया गया था कृषि के लिए। ठीक है, कृषि से संबंधित है ये, यानी सोवियत संघ। SDR 2001 का कौन सा सूचकांकीय इंडेक्स आया हुआ है? ठीक है, SDR इंडेक्स है, तो वो इसका हो जाएगा TAI। एक्चुअल में इसका जो आंसर है TAI होगा, बट SDR जो है एक रिपोर्ट होती है ह्यूमन, एक्चुअल में इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, या फिर हम HDI भी कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो इस बार आपको 2025 का याद रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग जो है 130 है। ठीक है, यानी विकास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विकास के लिए जारी किया जाता है। मध्य अंडमान में मौजूद भारत का एकमात्र ज्वालामुखी किसे माना जाता है? ठीक है, मध्य अंडमान में है जो कि बंजर द्वीप को माना जाता है। जब आप हमारा अंडमान निकोबार देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे, उसी में से एक आपका आता है मध्य अंडमान। उसमें एकमात्र ज्वालामुखी है, ठीक है, जिसको बंजर द्वीप कहा जाता है, बैरन आइलैंड। बंजर या बैरन भी कहते हैं, बंजर इसमें लिखा है, एक्चुअल में उसको बैरन द्वीप कहा जाता है। बैरन द्वीप है जो एक ही है हमारे मध्य अंडमान में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, किसे पन्ना द्वीप कहा जाता है? पन्ना द्वीप अंडमान निकोबार से प्रश्न है। पन्ना द्वीप जो है अंडमान निकोबार से को ही कहा जाता है। पन्ना द्वीप किसे कहते हैं? अंडमान निकोबार को कहा जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका राज्यों के बीच कौन सा पुल है? वेरी वेरी इजी, एडम्स ब्रिज। कहाँ पे है? आपको स्थिति दिखाते हैं। आप देखेंगे इंडिया है और ये हमारा श्रीलंका है, तो इंडिया और श्रीलंका को ये जोड़ता है एडम्स ब्रिज। ये वही ब्रिज है जो आपने रामायण में सुना होगा कि भगवान श्री राम लंका जा रहे थे तो पुल का निर्माण किए थे वानरों के थ्रू। तो ये वही पुल है जिसको राम सेतु पुल कहते हैं। इसी पुल को एडम्स ब्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडम्स ब्रिज कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ तिलैया मन्नार जगह है, वहाँ से श्रीलंका को जोड़ता है। ठीक है, और यही इसी के इधर एक तरफ मन्नार की खाड़ी आती है और एक तरफ पाक की खाड़ी आती है, तो यही वो ब्रिज है, एडम्स ब्रिज। आज भी मौजूद है। अभी फ़िलहाल काफ़ी लंबा समय लगता है क्रॉस करने में इस ब्रिज में, लेकिन यह बनाया गया है भारत से श्रीलंका जाने के लिए, एडम्स ब्रिज। ठीक है ना। तो आज का आखिरी प्रश्न जो कि यहीं पे ख़त्म होता है। हाँ, बस लास्ट। अब जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट वालों का है स्टार्ट, और ये हमने सिर्फ आज हम लोगों ने ज्योग्राफी के प्रश्नों को किया है। ठीक है, यानी आपका पूरा का पूरा 2023 का पूरा ज्योग्राफी के प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं, PYQs के। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से सारे प्रश्नों को लिख लीजिए। कितने क्वेश्चन हैं ही, 130 क्वेश्चन मात्र हैं। आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, और टॉपिक आपको समझ में आ जाए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी आधार पर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट NCERTs है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न NCERTs से देखने को मिले हैं। थोड़े से हायर लेवल में, जैसे कि इससे पहले वाले जो मैंने प्रीवियस ईयर कराया था उसमें थोड़ा हायर लेवल थे, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल के, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। बाकी इधर के 50 क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट
के अकॉर्डिंग। ज्योग्राफी भी काफ़ी आसान ही क्वेश्चन आए हैं, आप घबराएं नहीं, एकदम आसानी से कवर करते रहें। और ज्योग्राफी की सारी क्लासेस ही हम लेंगे एनसीईआरटी के साथ साथ। आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस थे पीवाईक्यूज़ को लेकर के, मैंने करा दिए हैं। अब हम पार्ट ए जो बचा हुआ है उसको भी, उसके सारे सेक्शन के कराएंगे, पूरा का पूरा पार्ट ए के पीवाईक्यूज़। तो उसके लिए आप घबराएं नहीं, वो भी आपको मिल जाएगा। अभी ये तो मैंने करा है 2023 के। अभी फिर से एक आध हफ्ते बाद हम फिर से आपको, जब भी हमें टाइम मिलता है, जो 2009 वाला है उसको भी करवा देंगे। ठीक है, यहाँ तक कि जो मेंस का क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंस में जो 2023 में आपको पता है प्री के बाद मेंस हुआ था, उसके भी हम खुद कराएंगे। बस हमें थोड़ा सा समय दीजिए, आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। ये पूरा पीवाईक्यूज़ ख़त्म हो चुका है, अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।